आज मैं आपको कुछ आंसर्स दिखाऊंगा और फिर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आंसर राइटिंग के कौन से ट्रिक्स होते हैं ऐसे कुछ जिसके बदौलत कम मेहनत में आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। कोई ट्रिक नहीं होता एक्चुअली में, एक तरीका होता है सटीक तरीके से लिखने का। किस लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों जो आंसर भेजते हैं मुझे, उन्हीं में से कुछ का आंसर मैंने उठाया है। कुछ अच्छे मुझे आंसर लगे तो मैंने उठा लिया कि इसको दिखा दिया जाए और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाऊं मैं। जिनका भी आंसर है वो उनको पता चल जाएगा कि इनका आंसर। लेकिन देखिए, इसमें कंटेंट पर अगर हम लोग जाएंगे ना, तो कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ तो लिखा है, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है जिससे क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको ये पता चलता है कि ये बच्चा जो है वो क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, किस क्रम में लिखा है, किस लय में लिखा है, कहाँ पर गलती की जाती है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। और आईआर के सवालों को लेकर लिखेंगे हम लोग, मुख्य रूप से दिखाऊंगा मैं आपको। और करंट के सवालों के आंसर कैसे लिखे जाते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आधे आधे घंटे के हमारे वीडियो इतने काम के होते जितने बाकी चैनल्स के 2 घंटे के वीडियो काम के नहीं होते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं। ज़्यादा मोटिवेशन और ज़्यादा चीखना चिल्लाना लेक्चर पर नहीं जाना चाहिए। बच्चे कोई 10th 12th के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि उनको हर बार आपको हड़काना ही पड़ेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा दीजिए, आप उनको गाइड कर दीजिए एक सिंपल सा। वो खुद अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने में तेज़ होते हैं, तभी सिविल सर्विसेज को चुनने की साहस भी कर पाते हैं। उनको बस एक दिशा की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद मेहनत करके लिख ले जाएंगे आंसर, खुद टॉपिक पढ़ के समझ ले जाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे, है ना। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो का अंत तक, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और GS1 का लेक्चर अपलोड होता है, GS2 का भी लेक्चर अपलोड होता है। कुछ दिनों से नहीं कर पा रहा हूँ, गला ख़राब है बहुत ज़्यादा मेरा। IR का लेक्चर आज ही सुबह में अपलोड हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑकस देख लीजिएगा जाकर। उसके अलावा इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, बेसिक से बच्चों को जैसे पढ़ा सकते हैं, पहले क्लास के बच्चे को भी अगर आप वैसे पढ़ाएंगे तो वो भी समझने की कोशिश कर लेगा कि हाँ, इकोनॉमिक्स क्या होता है। उस प्रकार समझाया हुआ मैंने। स्पेशल MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें UPSC और स्टेट PCS के MCQ अच्छे आपको मिल जाएंगे। NDA CDS इन सब में जो जो अच्छे MCQ पूछे गए वो सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। IR का या किसी भी करंट के टॉपिक का, करंट के टॉपिक किस में हो सकते हैं? पॉलिटी में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, ज्योग्राफी में कोई चीज़ हो सकता है अगर आपदा प्रबंधन से पूछा जाए तो। इसके अलावा साइंस में हो सकता है, और फिर करंट अफेयर के कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं। करंट में भी कौन? राष्ट्रीय में हो गया आपका नेशनल वाला और IR का सेक्शन। इनके सवाल हो सकते हैं करंट से रिलेट करके। करंट से रिलेट करके मतलब क्या है कि जो कुछ मुद्दे कोई चर्चा में है, जैसे मान लो न्यायिक समीक्षा चर्चा में है कि, तो उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं। बजट चर्चा में है तो इस इकोनॉमिक्स में उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, उससे चर्चा से संबंधित। कोई मान लो बाढ़ आई है तो ज्योग्राफी में उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। साइंस टेक में कोई नया सुधार हुआ है तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। सभी लोग जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेंस का एग्ज़ाम जो भी देते हैं, सभी बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नो मैटर, अच्छे स्टूडेंट होते हैं सामान्य तौर पर। कोई भी PCS का ही दें, UPSC का ही दें, कोई भी होते हैं, तो सब आंसर लिख के आते। फिर कुछ लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं, कुछ बाहर हो जाते हैं। जो सेलेक्ट होते हैं, जो बाहर होते हैं, उनमें अगर सामान्य तौर पर बात करूं तो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें बहुत कम नंबरों का 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, इतने कम अंकों का फासला होता है, जिसके कारण वो बाहर हो जाते हैं और कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है आंसर राइटिंग में? ऐसा क्या होता है? देखिए, आंसर राइटिंग जो होता है ना, आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपने उसका उत्तर लिखा। आपसे किसी ने प्रत्यक्ष तौर पर सामने खड़े होकर सवाल पूछा है और आपने एक कॉपी पर लिखा है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? कॉपी पर जो लिखा हुआ है ना, उसको पढ़कर वो आदमी आपके बारे में विचार बनाएगा एक कि ये स्टूडेंट कैसा होगा, इसकी सोचने समझने की शक्ति कहाँ तक जा रही है, कैसे क्या होगा। वहाँ पर आप नहीं बताने वाले हैं जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कि हाँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना कुछ। वो जो आपके आंसर लिखे हुए ना 5-6 पेपर में, उसी के आधार पर आपको सोचेगा कि ये बेस्ट स्टूडेंट होगा या एवरेज होगा, या स्टूडेंट कितना अच्छा है, कितना बुरा है।
इंटरव्यू में जब आप उसके सामने होते हैं तो कुछ सवालों का आप जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो भी वो आपको सेलेक्ट कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही होता है, क्योंकि वो बस व्यक्तित्व एक देखता है कि सही है कि नहीं। यहाँ पर कॉपी में उसको आपका व्यक्तित्व नहीं दिख पाता है। तो यानी कि जो आपने लिखा है उसको इतना अच्छा लिखिए कि जो चेक करने वाला है उसको ये पता चल जाए कि ये जो स्टूडेंट है या एस्पायरेंट है ये किस तरह का होगा, इसका व्यक्तित्व किस तरह का होगा, क्या ये समझ रखता है चीज़ों की। यानी कि उस 150-200 शब्दों के द्वारा आपको अपना पूरा व्यक्तित्व निखार कर रख देना है कि मेरी समझ क्या है इस सब्जेक्ट को लेकर, इस विषय को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, पॉलिटी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, मैं लिखता किस तरह से हूँ, सब कुछ। कुछ लोग क्या करते हैं आंसर राइटिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स भर के रख देते हैं। फैक्ट्स वो आपसे पीटी में पूछ चुका है, मेंस में वो आपसे फैक्ट्स के साथ साथ थॉट्स यानी कि विचारों को भी जानना चाहता है। यानी कि अगर आपसे वो पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख के बारे में, अशोक के अभिलेख आज भी प्रासंगिक हैं, अशोक के अभिलेख आज भी प्रासंगिक हैं, इसको लिखिए। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे कि अशोक का अभिलेख इतने इतने जगहों पर पाए गए हैं, ये लघु शिलालेख है, इसमें ये लिखा गया है, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी लिखा गया, सब कुछ आप लिख देंगे। लेकिन आज भी जो प्रासंगिक ये शब्द अंत में लिखा हुआ है ना कि आज भी प्रासंगिक है, पूरा सवाल उसमें इसी में छुपा हुआ। तो उसने तो अशोक के अभिलेख के बारे में आपसे पूछा ही नहीं। उसने तो ये पूछा कि अशोक ने जो अभिलेख में लिख के छोड़ा, अशोक ने जो अभिलेख में लिख के छोड़ा वो आज हमारे लिए किस काम का है, क्या हमारे काम का है भी कि नहीं। क्यों अशोक किसी आदमी को महान क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि वो जो होता है आदमी वो अपने समय से आगे हमेशा रिलेवेंट बना रहता है उसके विचार। गांधी जी कब के मर गए, गांधीवाद तो आज भी जिंदा है ना। तो ये क्या है, ये महान होने की पहली पहचान होती। भगत सिंह कब के मर गए लेकिन उनके विचार क्रांतिकारी आज भी किसी को जोश में भर दे, ये होती महान आदमी की खासियत। अशोक महान इसीलिए था भाई क्योंकि वो खुद चला गया लेकिन उसके जो अभिलेख लिख छोड़े वो आज भी बहुत सारे लोगों को दिशा दिखा सकता है। उसने लिखा है कि पशुओं की हत्या मत करो। ये पीटा वगैरह जो संगठन आप सुनते हैं ये क्या है, या जो आप सुनते हैं कि जैव विविधता की रक्षा करो, उस समय में कितने प्रतिशत भागों में वन रहा होगा। आज हम बात करते हैं आज भारत में कितनी आबादी है, 140 करोड़। उसमें तो 1 करोड़ भी आबादी नहीं थी। भारत में कितना वन रहा होगा, वन ही वन होगा चारों तरफ, कहीं कहीं पर शहर होंगे। उस समय वो वन रक्षा की बात कर रहा है, उस समय वो नैतिकता की बात कर रहा है, उस समय वो बोल रहा है कि उस समय कितने पशुओं की प्रधानता रही होगी, कितने पक्षियों की प्रधानता रही होगी। उस समय वो पशु पक्षियों के संरक्षण की बात कर रहा है जिसमें इंसानों के गर्दन उतारने समय कोई नहीं सोचता था। इतने बर्बर उस समय की हमारे पूरी दुनिया में ऐसे प्रकार के लोग पाए जाते थे। उस समय वो राजा क्या कह रहा है कि हमें एक प्राणी के प्रति भी यानी कि पेड़ पौधे पशु पक्षियों के प्रति भी दया दिखानी होगी। ये क्या है भाई, आज अगर हम ये चीज़ बोलते हैं तो आज के लिए ये रिलेवेंट है कि नहीं अशोक के विचार। आपसे ये पूछ रहा था वो सवाल में, आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि अभिलेख बताओ कहाँ कहाँ पर है। समझ में आ गई चीज़ें जहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यानी कि सवाल को सबसे पहले जब आप शुरू करते हैं पढ़ना, सवाल को लिखना जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको 2 बार पढ़ के ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें पूछा क्या गया है। जो पूछा जाता है उसी को लिखिए। जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने IR के लेक्चर में दिया था कि UN के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और ये बोला था मैंने कि क्या UN आज भी रिलेवेंट है, मतलब प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब होता है क्या आज भी वो काम का है कि नहीं है कि उसको बंद कर दें, क्या आज भी वो रिलेवेंट है। मैंने यही सवाल दिया था। उसमें सबने UN के बारे में कितना सारा कुछ लिख दिया लेकिन ये कहीं भी साबित उन्होंने करने की कोशिश ही नहीं दी, आर्गूमेंट दिया ही नहीं कि हाँ ये वो कारण है जिसके कारण UN को बना कर रखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भेजे हैं, आप भी भेज सकते हैं। मेंस ग्रुप दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी ने भी ये चीज़ नहीं लिखा था कि क्यों रिलेवेंट है। बहुत कम बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ट्राई ज़रूर किया था लिखने का लेकिन जो मुख्य चीज़ था उस पर फोकस नहीं किया था उन्होंने। आपसे पूछा जाता है, जैसे सामान्य सा सवाल है, BPSC में बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, हर स्टूडेंट लिखता है कि मौर्य कला की विशेषता, और ये लॉन्ग आंसर है।
लॉन्ग आंसर में पूछे गए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा होगा मौर्य कला की विशेषता। सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं कि मौर्य जो है वो मौर्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, यहाँ से वहाँ तक, अटक से कटक तक, फलाना से ठिकाना तक पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। उसकी कला निम्न प्रकार हैं। पहला लिखते हैं राजकीय कला, है ना। उसके बाद से और अलग अलग कला लिखते हैं, मूर्ति कला, और उसका भवन निर्माण, स्तूप निर्माण, बात खत्म हो गया। मौर्य कला की विशेषता अपने आपसे उसने पूछा। ये सब तो बताना है ही कि ये स्तंभ बनाए गए, वो स्तूप बनाए गए, ये सब कुछ बनाया गया। सबसे पहली चीज़ तो यही बताओ ना कि विशेषता क्यों है भाई, क्यों इस समय कला का विकास हुआ है। हड़प्पा के बाद पूरे वैदिक में, सही से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, या उत्तर वैदिक में कोई कला नहीं दिखता है सिवाय मृदभांड के। कोई कुछ कला नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो, कुछ भी कला नहीं मिलता है। दर्शन मिलते हैं बहुत सारे उपनिषद काल के, लेकिन इस समय के आपको कला के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। कब आके मिलता है? मौर्यों के पीरियड में मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो वही बताओ ना कि मौर्य कला में कला क्यों विकास हुआ, कला का विकास क्यों हुआ इस समय भाई। सबसे पहली चीज़ तो यही बताओगे ना आप, छोटा सा ही बताओ, 5 पॉइंट में ही लिख के बता दो लॉन्ग फॉर्म का आंसर, लेकिन ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर। इसके बिना सवाल आंसर पूरा नहीं होगा। तब फिर आप जाके लिखिए कि उसका कौन कौन सा राजकीय कला क्या है, स्थापत्य कला क्या है, मूर्ति कला क्या है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनवाई थी, बहुत सारे स्तूप बनवाए थे। उसके बाद से ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि काला जो मृदभांड होता है पॉलिश किया हुआ, वो उसके समय में देखने को मिलता है हमें। तो ये सब उसकी विशेषता थी। उसकी विशेषता को फिर आप बताइए कि पूरे भारत में फैला हुआ है, शिलालेख के भी एक कलाई के ही उसका प्रमाण मिलता है। तो ये सब बताइए, लेकिन पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा क्यों विकसित हुई इस समय। हड़प्पा के बाद इसी समय हमें कला क्यों देखने को मिलती है मौर्यों के पीरियड में। फिर मौर्यों के बाद आपको शुंग में मिलता है, फिर गुप्तों का मिलता है, कनिष्क का बहुत सारे मिलता है। गुप्तों के बाद उसके बाद कंटिन्यूटी हो जाती है कला में। मौर्यों के बाद ही कला में कंटिन्यूटी आती है। मौर्यों के बाद कहीं भी ऐसा नहीं है भारत के इतिहास में जिस काल की कोई कला की वस्तु हमें ना मिली हो, कुछ आर्ट एंड कल्चर का हमें ना मिला हो। पूरे इतिहास में मौर्यों के बाद ऐसा कोई पीरियड नहीं है। लेकिन हड़प्पा के बाद वैदिक और उत्तर वैदिक का हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मृदभांड के। तो ये आपको कारण लिखना पड़ेगा। कारण मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप पढ़ के लिखिए, खुद से सोचिए। ये जो कारण आप लिखेंगे यही होता है विचार, कि आपको पता है कि क्यों विकसित हुआ इस समय। कला या दर्शन तभी विकसित होता है जब पेट भरा हुआ हो, जब जो राजनीतिक व्यवस्था हो वो अस्थायी हो, राजनीतिक व्यवस्था अस्थायी के साथ साथ पावरफुल हो, संसाधन जो हैं वो परिपूर्ण हो, खाने के अलावा भी आपके पास संसाधन रहेगा, तब तो आप दर्शन का सोचोगे। यानी कि सुबह का खाना खाया, दोपहर का खाना नहीं है, तो आप खाने की तलाश में जाओगे कि बैठकर फिलॉसफी सोचोगे, कि कला का निर्माण करोगे। बताओ मुझे, मूर्ति का निर्माण करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि पेट नहीं भरा है, शाम के खाने का इंतजाम करना है। तो कला का निर्माण उसी समय होता है ना। कला, संस्कृति, ये सब तभी विकसित होती है जब इंसान का पेट भरना शुरू हुआ। आपने देखा होगा ये चीज़। तो इसीलिए है राजकीय कला इस समय क्यों विकसित हुई, वो उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या मैं आपको समझा रहा हूँ कि सवाल के अंतरात्मा को समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, और दूसरों से अलग आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। पाल आर्ट, मौर्य आर्ट, गुप्त आर्ट और संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, कुंवर सिंह जी की भूमिका, ये सब सवाल मैं पढ़ के थक गया हूँ। एक एक लाइन बाय लाइन सेम होता है स्टूडेंट्स का, लाइन बाय लाइन। 50 स्टूडेंट ने मान लो आंसर भेजा, तो उसमें से करीब में 45 पेपर जो हैं वो एक जैसे दिखेंगे आपको। जो 5 अलग होते हैं ना, उन्हीं को अधिक नंबर मिलते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात मैंने बताई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आते हैं करंट के सवालों पर। करंट के सवाल चाहे नेशनल वाले पूछे जाएं आपसे या आईआर से संबंधित पूछे जाएं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि यूनाइटेड नेशन की, जो पिछला सवाल दिया था मैंने, यूनाइटेड नेशन, एक बच्चे ने लिखा था यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता, इस पर सवाल लिखा। तो करंट के सवाल की जब भी शुरुआत करें, जब भी आपको पता चले कि जैसे न्यायिक समीक्षा से सवाल पूछा गया, आपने करंट को रेगुलर पढ़ा है, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, मैगजीन से रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होगा कि मान लो न्यायिक समीक्षा चर्चा में था, एक पल को मान लेते हैं न्यायिक समीक्षा चर्चा में है, तो अब सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे? सबसे पहला लाइन लिखेंगे उस करंट को, भूमिका में,
कि हाल फिलहाल में इस न्यूज़ के कारण न्यायिक समीक्षा चर्चा में है। जैसे राज्यसभा का अध्यक्ष ने बोला कि संसद की संप्रभुता बनी होनी चाहिए, संसद के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकती। जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि हमारा न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और ये मूल ढांचे का भाग है, हम तो न्यायिक समीक्षा करेंगे। तो आप करंट के इस आंसर के लिखने की शुरुआत यहाँ से कीजिए कि हाल ही में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद देखने को मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो मुद्दा है ये चर्चा में आया है। उसके बाद उसको लिखना शुरू कीजिए। इसे कॉपी चेक करने वाले को क्या लगेगा कि हाँ इसको पता है कि क्यों पूछा गया ये सवाल क्यों पूछा गया भाई, वो तो पता है इसको। समझ रहे हो मैं क्या समझाना? जैसे यूएन की प्रासंगिकता, अभी मैंने जो बोला यूएन की प्रासंगिकता, मैंने सवाल पूछा, एक स्टूडेंट ने मात्र उसकी भूमिका में लिखा था कि रूस यूक्रेन वॉर, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाया है पूरी दुनिया में, या फिर यूएन का 75 वर्ष पूरा हो गया है, इसके उपलक्ष्य में यूएन का हाल ही 75 वर्ष पूरा हुआ है, आज सही समय है कि इसकी प्रासंगिकता की जांच की जानी चाहिए। इस तरह से भूमिका लिखिए, पहले लाइन दूसरे लाइन, जिससे पढ़ने वाले को ये पता चले कि हाँ ये जुड़ा हुआ है करंट से। बाकी बच्चे जो ढर्रे पर चलेंगे कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के कंप्लीट होने के बाद किया गया था, या 1946 में जब भी किया गया था। तो सब लोग तो ऐसे ही लिखते हैं, आप अलग थोड़ा सा तो लिखने की प्रयास कीजिए, थोड़ा सा तो अलग लिखिए। समझ में आ रही है बात? अब जैसे पूछा गया, मान लीजिए जल संरक्षण योजना संबंधित सवाल पूछा गया कि जल संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं और बिहार में अधिक से अधिक लोगों तक जल पहुंचाने की सरकारी प्रयासों के बारे में बताइए। यही पूछा गया आपसे। इसकी शुरुआत आप क्या करेंगे कि जल संरक्षण क्या होता है उससे नहीं। मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट शुरुआत होगा कि आप बताएंगे कि हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा गंगा जल उद्वह योजना को शुरू किया गया है, इसलिए जल संरक्षण आजकल बिहार में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उसके आलोक में अब इस आंसर को आप लिखना शुरू कर दीजिए। इससे क्या पता चलेगा कि करंट से जुड़ जाएगा वो सवाल। अगर करंट से है तो अब हिस्ट्री में करंट ज़बरदस्ती मत घुसाना, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं घुसाना है। इसलिए मैं रेगुलर जब आपको बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि आपको जो मुद्दे दिखेंगे ना सामने, जो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये मुद्दा चर्चा में है, ये मुद्दा चर्चा में नहीं है, इसको मैं कहाँ से जोड़ सकता हूँ, कहाँ से नहीं जोड़ सकता हूँ, तो आपको सारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होके बैठेगा कि हाँ ये इस चीज़ को हम यहाँ से जोड़ के लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो इस तरह से सवाल को लिखने की कोशिश कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। अब जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आपसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे गए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है क्या वो आज की मांग के अनुरूप है, यही सवाल पूछा गया। शॉर्ट आंसर में लिखना है, 100 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए। तो आप क्या कहाँ से शुरू करेंगे? ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या होता है? नहीं, आप सबसे पहले अगर आप करंट के रेगुलर टच में होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के ईडब्ल्यूएस आरक्षण को और इसको वैध बताया। तो वहाँ से लिखना शुरू कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के फैसलों में ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध घोषित किया है और इसको भारत सरकार के द्वारा 2019 में लाया गया था। उसके बाद उसको लिख दीजिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, आरक्षण संबंधी प्रावधान कब बनाए गए, क्या संविधान का हिस्सा था या कब परिवर्तित किया गया, 1992 में क्या हुआ था, 2006 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, ये सब कुछ लिखिए। उसके बाद लिखने का शुरू कर दिए। लेकिन भूमिका में अगर आप ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसके न्यायिक समीक्षा की जिसमें उसने इसको सही पाया है, तो बस वहाँ से आंसर शुरू हो गया आपका। समझ पा रहे मैं कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ? जैसे अब आते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। मैंने पूछा था सवाल, आपको मैं दिखाऊंगा कि यूएसए और इंडिया का संबंध एक प्राकृतिक संबंध है, एक प्राकृतिक संबंध है। मैंने यही पूछा था। बहुत सारे लोगों ने उसमें लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया, शुरुआत की है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का संबंध आज़ादी से पहले से शुरू हो गया था, यहाँ से शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है, दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। ये विश्व के दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इसकी भौगोलिक संरचना ये है, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, इसके पूरब में ये है, पश्चिम में ये है। इतना सब कुछ उन्होंने शुरू किया है। जबकि शुरुआत कहाँ से करना चाहिए था? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया, कुछ बच्चों ने शुरुआत की है यहाँ से, कुछ बच्चों ने शुरू किया है। लेकिन मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो आंसर लिखना जानते हैं, मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका बेस्ट नहीं हुआ अभी भी आंसर राइटिंग। पेड में भी इतना अच्छा आपको लेक्चर नहीं मिलता है। सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, बिना पेड वाला कोई ऐसा लेक्चर मिल जाए तो मुझे बता देना कि कमेंट का हाँ कोई है।
जो इतने बेसिक से सिखा रहा हूँ, मूल चीज़ें। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर साइन किया है। या फिर अगर और आपका मेमोरी शार्प है तो लिखिए कि हाल ही में मार्च में या फरवरी में, मार्च में ही आए थे, मार्च में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। यहाँ से लिखने शुरू किए। तो उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा पृष्ठभूमि लिखिए शुरुआत में, फिर किस किस क्षेत्र में क्यों किस संबंध हैं उसको लिखिए, हमारे संबंध क्यों प्रगाढ़ हो रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमारे संबंध बन रहे हैं, आने वाले समय में और अच्छे होंगे, उस रीज़न को भी लिखिए ज़रूर, कारणों को लिखिए। उसके बाद आंसर को समाप्त कर दीजिए एक अच्छे से पॉजिटिव अप्रोच के साथ। बस यहाँ से शुरुआत कीजिए, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। और IR के आंसर में जहाँ तक भी संभव हो मैप ज़रूर बनाइएगा। मैप के बिना IR का सवाल नहीं लिखा जाता, लिखने पर पाप होता है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये महाशय ने अच्छा लिखा था, इनका आंसर अच्छा था। इनका देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, क्या नहीं। देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध प्राकृतिक है, विवेचना कीजिए। भारत ग्लोब पर भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित दक्षिणी एशियाई महाद्वीप का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत देश है। 80% बच्चे यहीं से लिखना शुरू करेंगे। तो आपका अलग कैसे हुआ भाई, समझ पा रहे हैं ना। इसलिए करेंट अफेयर्स लिखना शुरू करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अलग कोई इंट्रो बनाने की कोशिश कीजिए जिससे उसको पढ़ने में मज़ा आए। 50 कॉपी मैं ही आपको दे दूँ दिन में चेक करने के लिए, आप बोर हो जाएंगे सुबह से शाम तक पढ़ते पढ़ते, फिर आप बस पेज पलट पलट के पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। जब तक कि आपको कोई इंटरेस्टिंग कोई कॉपी ना मिल जाए। तो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए अपने आंसर को, ताकि पढ़ने वाला जो है वो मजबूर हो जाए आपका आंसर पढ़ने को। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसको मजबूर कर दीजिए कि आप मेरा आंसर बिना पढ़े तो जा ही नहीं सकते, मैं इतना अच्छा लिखूँगा, है ना। इनका इंट्रो देखिए। उसके बाद इन्होंने मैप बहुत अच्छा बनाया, शानदार मैप बनाया इन्होंने, तो गजब कैसे बना लेते हैं पता नहीं, इतना अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा मैप बनाया। उसके बाद बहुत अच्छे सजा के इन्होंने लिखा। कंटेंट में इनके आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, बेस्ट लिखा है इन्होंने कंटेंट, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, कोई कमी नहीं थी इनके आंसर में। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चों के आंसर रहते हैं वहाँ पर, आप खोल के दूसरों को पढ़ लीजिए, बस उस पर कमेंट मत कीजिएगा अच्छा है बुरा है, वो मेरा काम है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, एक और आंसर मैं दिखाता हूँ। ये इन्होंने भी अच्छा लिखा था। देखिए यहाँ पर है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पर, मैंने इनको बोला था लिखने के लिए। इन्होंने क्या लिखा है, किसी भी राष्ट्र के किसी अन्य राष्ट्रों के साथ मजबूत संबंध स्थापित रखना उन दोनों देशों के लिए एक प्रकार से सकारात्मक पहल होता है, जो उस देश के विकास के लिए, व्यापार के लिए, रक्षा इत्यादि अन्य उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इन्होंने अपने तरह से शुरुआत की, अच्छा शुरुआत किया, ठीक है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की चर्चा हाल ही में इसलिए तेज़ हुई क्योंकि ISA शिखर सम्मेलन हेतु 2023 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हुआ। कितना अच्छा इन्होंने इंट्रो बनाया। दोनों आंसर अच्छा है, लेकिन इंट्रो में दोनों का फ़र्क है। ये आंसर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा शुरू में ही, तो हमें उनको पढ़वाना है, फिर तो आप पढ़ते ही जाएंगे, वो आपकी शैली अच्छी होगी। तो लेखन शैली क्या होता है कि सामान्य शब्दों को सजा कर लिखना, जिससे आपका आंसर में एक लयबद्धता हो, पूरा शुरू से अंत तक एक लय में चलता जाए और अंत कब हो जाए ये पता न चले, इसी को बोलते हैं शैली। ये आप बुक जब पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, नॉवल पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ेंगे, तो आप उससे सीख जाएंगे लिखते, है ना। इन्होंने देखो इनका इंट्रो थोड़ा सा अलग है। उसके बाद लिखा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है, फिर FTA वगैरह की बात की है। भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध प्राकृतिक इसका एक भौगोलिक स्थिति है। अब इन्होंने यहाँ से लिखना शुरू किया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध क्यों अच्छे हैं, क्यों अच्छे होने चाहिए, क्यों हमारा संबंध बन रहा है, क्यों हमारे संबंधों की ऐतिहासिकता क्या रही है, या हमारे संबंधों का भूगोल क्या है, या हमारे संबंधों का विकसित होने का रीजन क्या है, वो यहाँ से इन्होंने लिखने की कोशिश की। फिर उन्होंने सारा लिखा है। इनका भी आंसर अच्छा था, उनका भी आंसर अच्छा है, लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। दोनों ही आंसर अच्छे हैं, कोई आंसर खराब नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मौलिक अंतर है जिसका असर किस पर पड़ता है, 1-2 नंबर के अंक पर जरूर पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है आपका। जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ सुधार करना हो, कुछ और कंटेंट लाना हो तो, कुछ से मुझसे पूछना होता है तो Instagram ID दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए वीडियो का, बहुत सारे लिंक होते हैं वहाँ पर आपके काम के। थैंक यू सो मच।